हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी भी किसकी बात करेंगे? सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे हम आयनिक कंपाउंड की, या ये कह सकते हो सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट। तो सबसे पहले सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं हम सोल्यूबिलिटी से? तो अगर सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करें तो मतलब क्या होगा? the maximum amount of a solid, या कोई गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन बी dissolve in a given amount of solvent, given amount of solvent at a given temperature, at a given temperature called solubility to form, या ये भी लिख सकते हो to form saturated solution। क्या कह रहा है कि मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, सोलवेंट हमने लिक्विड ही लेना है अभी यहाँ पर, वरना कुछ भी हो सकता है। तो उस लिक्विड सोलवेंट के अंदर मैक्सिमम सॉलिड कितना डिजोल्व हो सकता है? डेफिनेशन में वो गैस भी हो सकती है, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट। और साल्ट हमेशा किसकी स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में। तो कह रहा है कि जो हमारे पास गिवन सोलवेंट है, उस गिवन सोलवेंट में मैक्सिमम सोल्यूट कितना डिजोल्व हो सकता है। तो वो जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी? सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो अब जो सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? तो क्या कहते हैं कि हमारे पास कुछ साल्ट तो ऐसे होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्यूशेंट वर्ड आपने सुना होगा। तो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि जो मॉइस्चर से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, नमी ले ले, वो गीले हो जाए। मतलब कि उनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम उसको ओपन एयर में रख देंगे तो हो सकता है कि वो एयर में ही घुलना स्टार्ट हो जाए। घुलना का मतलब क्या होगा कि वो एयर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करना और उसी में एब्जॉर्ब होना या डिजोल्व होना स्टार्ट करते हैं। जबकि कुछ साल्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो डिजोल्व ही नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ साल्ट ऐसे भी होंगे हमारे पास जो वाटर के अंदर इवन हाई टेम्परेचर पे भी डिजोल्व नहीं होंगे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि भाई कुछ साल्ट तो इतने सोल्यूबल सोल्यूबल होते हैं कि उनको हम हाइग्रोस्कोपिक बोल रहे हैं, जबकि कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी जीरो होती है, मतलब नियर टू जीरो, नेग्लिजिबल कह लो आप। तो कौन सा फैक्टर होगा कि जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करता है? तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? तो हमारे पास जो दो मेन फैक्टर हैं, फर्स्ट आता है लैटिस एनर्जी, और जो सेकंड फैक्टर आता है वो है सोल्वेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी या एंथैल्पी आप कुछ भी बोल सकते हो, लैटिस एंड सोल्वेशन। तो लैटिस, अब मुझे किसी आयनिक कंपाउंड को डिसोल्व करना है। ठीक है, तो डिसोल्व करना है इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई आयनिक सॉलिड होगा जो जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अगर हमें उसको डिसोल्व करना है तो सिंपल सी बात है कि उनके आयंस के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स हमें ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। हमें उस फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। अब उस फोर्स को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है हमें ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन सोलवेंट एंड आयन। मेरे पास कोई आयनिक सॉलिड था, उसको वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसोल्व करने से पहले हमें उनके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। वो क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। और जो सोल्वेशन एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन
बिटवीन आयंस एंड सोलवेंट। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी होगी? एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन आयंस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, और यहां पर जो लैटिस एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। जो आयंस हो गए भाई, मेरे पास आयनिक कंपाउंड है, जैसे एज्यूम करो X पॉजिटिव और Y नेगेटिव है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिस फोर्स की हेल्प से दोनों के दोनों बॉन्डेड है। तो मुझे इसको डिसोल्व करना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिलेगी? सॉल्वेंट से। अज्यूम करो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो सॉल्वेशन एनर्जी बन गई हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर के लिए हम हाइड्रो वर्ड यूज कर देते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी हम प्रॉपर कब बोलूंगा? जब हमारे पास सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा। ठीक है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसकी तरफ आ जाएंगे? इसकी तरफ। तो इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयंस है और यहाँ पर ये डाइपोल की फॉर्म में है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्या कहता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये किसके सराउंडिंग में आ जाएगा? नेगेटिव के सराउंडिंग में, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके सराउंडिंग में आ जाएगा? पॉजिटिव के में। तो ये जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन बन रहा है, ठीक है, तो कहता है कि ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ किससे? इन दोनों के बीच वाले फोर्स से, तो ये बीच वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटने का मतलब क्या हो गया? वो डिसोल्व। मतलब स्टार्टिंग में एक बार तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, किसके लिए देनी पड़ेगी? ताकि एक बार कुछ मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूट जाए, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड जैसे ही टूटेंगे वो क्या होगी? वो आयन किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? सॉल्वेंट के साथ। एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस एनर्जी से फर्दर जो आयंस बच गए, जो आयनिक कंपाउंड बच गए, उनको तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब कौन सा सॉल्ट कब सोल्यूबल होगा? जब सोल्वेशन एनर्जी ग्रेटर होगी किससे? लैटिस एनर्जी से। ठीक है, ए सॉल्ट इज सोल्यूबल, या ये कह लो कि जो सोल्यूबिलिटी होगी, सोल्यूबिलिटी इज हाई, या ए कंपाउंड इज सोल्यूबल। कब सोल्यूबल होगा? जब लैटिस एनर्जी लोअर होगी किससे? हाइड्रेशन, अगर वाटर है तो, और अगर कोई अदर सोलवेंट है तो क्या बोलूंगा उसको? सोल्वेशन एनर्जी। तो अगर सोल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी तब तो वो सोल्यूबल होगा, और किस केस में वो इनसोल्यूबल हो जाएगा? अगर लैटिस एनर्जी किससे ज्यादा होती है? सोल्वेशन एनर्जी से। ठीक है, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई मतलब सॉल्वेंट से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हुई कि वो बॉन्ड टूट पाए, तो जब तक वो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा वो सोल्यूबल भी नहीं हो पाएगा, मतलब वो कैसा रह जाएगा? इनसोल्यूबल कह लो, या जो सोल्यूबिलिटी होगी वो नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो अब जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी सॉल्ट की, हम उसको किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा वैसे ही होता है हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एट ए गिवन टेंपरेचर। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो द solubility of a salt represented in terms of solubility product। ठीक है, हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी, अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम हुआ तो सोल्यूबिलिटी भी कम होगी। कैसे कह रहे हैं हम ये एक चीज से समझते हैं।
let we take an या a salt, कोई भी salt ले लिया हमने, जैसे AgCl ले लिया, ठीक है, which dissolve in water and show equilibrium in dissolved ions and undissolved salt. ठीक है, मतलब जो साल्ट हम चूज करेंगे वो साल्ट कैसा होना चाहिए, स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब जिसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम हो। अगर वो हाईली सोल्यूबल हुआ तो फिर तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम जनरली किसके लिए बात कर रहे हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल, जो AgCl है। अब मैं जब AgCl को वाटर के अंदर डालूंगा, ठीक है, ये लगा लो एक सॉलिड था और हमने इसको क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, एक्वस में डाल दिया मैंने, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, Ag पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन, और इक्विलिब्रियम वहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब यहाँ पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हो गया। सिंस AgCl is solid, so we consider concentration of a solid is constant। हम मान के चलते हैं कि जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज आया होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन हमने क्या मान ली, एक कांस्टेंट मान ली। तो मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, K भी कांस्टेंट और ये जो सॉलिड है ये भी कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या बना लेगा, एक न्यू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया KSP, solubility product। why we call it solubility product, because it is equal to the product of ions, है ना। solubility product, अगर कोई साल्ट डिसॉल्व होगा तो आयंस में टूटेगा, और यहाँ पर उन आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही है, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का नाम दे दिया। तो अब आप ध्यान से देखोगे, जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन की, मतलब की सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हुई तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बात। तो अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions in saturated solution। each term raised to the power which is equal to number of ions produced by dissociation of 1 mole of salt in solvent या aqueous medium। ठीक है, आया बस समझ में। क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो किसकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। साथ में जो आयंस है उनकी कुछ पावर होगी, और वो पावर किसके इक्वल होगी, उनके नंबर ऑफ आयंस के। जैसे अज्यूम करो, लेट वी हैव salt
एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? अब जब मैं एल्यूमिनियम सल्फेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे, किस में टूटेगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन और सल्फेट 3 नेगेटिव आयन के अंदर। ठीक है, तो Ksp इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। हो गया? गलत कर दिया। ठीक है, और साथ में क्या कहा कि जो इनकी पावर होगी वो पावर किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ आयंस के। तो एल्यूमिनियम के कितने आयंस बने? 2, और सल्फेट के कितने आयंस बन गए? 3। तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड्स करेगी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के। ठीक है, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ ए साल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अगर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा मतलब उस साल्ट की सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा मतलब उसकी सोल्यूबिलिटी भी कम होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब हम इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ के देखना।